नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इसमें चर्चा होगी हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पदबंध की। इसमें हम पदबंध की परिभाषा, उसके प्रकार और उदाहरण पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। किंतु शुरू करने से पहले एक निवेदन, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पदबंध को जानने से पहले यह पता लगाना जरूरी है कि यह पद क्या है। कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। यानी जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुरूप कार्य करता है तब वह पद कहलाता है। यानी शब्द अगर स्वतंत्र है तो शब्द कहा जाएगा और व्याकरण के नियमों में बंधकर किसी वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो उसे पद कहेंगे। अब पदबंध के बारे में जानते हैं। पदबंध को अंग्रेजी में फ्रेज कहते हैं। इसका मुख्य कार्य वाक्य को स्पष्ट, सार्थक और प्रभावकारी बनाना है। शब्द लाघव यानी गागर में सागर भरने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, खास तौर से समास में, मुहावरों और कहावतों में। ये पदबंध पूरे वाक्य नहीं होते बल्कि वाक्य के टुकड़े हैं, किंतु निश्चित अर्थ और क्रम के परिचायक हैं। पदबंध की परिभाषा इस प्रकार है, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक पद का कार्य करते हैं तब उन्हें पदबंध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। प्रसिद्ध वैयाकरण डॉक्टर हरदेव बाहरी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है। उन्होंने कहा है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहे जाते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। नदी बहती चली जा रही है, नदी कल कल करती हुई बह रही थी। पहले वाक्य के सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र में 5 पद हैं, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। दूसरे वाक्य के अत्यंत सुशील और परिश्रमी में भी कुल 4 पद हैं, किंतु ये चारों पद मिलकर एक ही पद अर्थात विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तीसरे वाक्य में अगर देखें तो बहती चली जा रही है, इसमें कुल 5 पद हैं और ये पांचों पद मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया का काम कर रहे हैं। और चौथे वाक्य में कल कल करती हुई में 3 पद हैं, किंतु ये तीनों पद मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक हैं। एक तो यह कि इसमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा, ये पद इस तरह से संबद्ध होते हैं कि उनमें एक इकाई बन जाती है। और तीसरा, पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। अब आइए बात करते हैं पदबंध के भेद या प्रकारों पर। तो मुख्य पद के आधार पर पदबंध का भेद किया जाता है और मुख्य पद के आधार पर पदबंध के कुल 5 भेद होते हैं। पहला होता है संज्ञा पदबंध, दूसरा विशेषण पदबंध, तीसरा सर्वनाम पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध और 5वां क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। अब आइए पदबंध के पहले प्रकार संज्ञा पदबंध के बारे में बात करते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें तो पदबंध का अंतिम शब्द अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। इन वाक्यों में लाल रंग में छपे हुए शब्द संज्ञा पदबंध हैं जो वाक्य में संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। पदबंध का दूसरा प्रकार विशेषण पदबंध होता है।
विशेषण पदबंध क्या होता है? वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, विशेषण पदबंध कहलाता है। आसान शब्दों में, जब एक से अधिक पद मिलकर विशेषण का कार्य करें तो उसे विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। बरगद और पीपल की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला। इन वाक्यों में काले छपे शब्द विशेषण पदबंध हैं जो पीले लिखे हुए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। पदबंध का तीसरा प्रकार सर्वनाम पदबंध होता है। सर्वनाम पदबंध क्या होता है, आइए देखते हैं। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो जब कई पद मिलकर सर्वनाम पद का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए यह वाक्य देखिए, बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। इन वाक्यों में काले छपे शब्द सर्वनाम पदबंध हैं क्योंकि वे क्रमशः आपने, कुछ और कोई इन सर्वनाम शब्दों से जुड़े हुए हैं और इन्हीं के साथ कार्य कर रहे हैं। पदबंध का चौथा प्रकार है क्रिया पदबंध। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रियापद कहलाता है, या जब कई क्रियाएं मिलकर एक क्रियापद का कार्य करें उसे क्रियापदबंध कहा जाता है। क्रियापदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं या समग्र क्रियापदबंध बनाती हैं। यही क्रियापदबंध होता है। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, सुरेश नदी में डूब गया, अब दरवाजा खोला जा सकता है। इन वाक्यों में काले छपे शब्द क्रिया पदबंध हैं। पदबंध का पांचवा प्रकार है क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। वे पदबंध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करें अव्यय पदबंध कहलाते हैं, या जब कई पद मिलकर क्रिया विशेषण पद का कार्य करते हैं तो उसे क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध कहा जाता है। इस पदबंध का अंतिम शब्द अव्यय होता है। उदाहरण के लिए यह वाक्य देखिए, अपने सामान के साथ वह चला गया, सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। इन वाक्यों में काले छपे शब्द अव्यय पदबंध हैं। ये पांचों प्रकार पदबंध के हैं। आइए अब देखते हैं संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध जो देखने में एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, संज्ञा पदबंध में संज्ञा के पहले आने वाले पदबंध विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं। इसलिए यदि उन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिखे जाए तो वे संज्ञा पदबंध हो जाएंगे, और यदि उन्हें संज्ञा से अलग करके लिखा जाए तो वे विशेषण पदबंध ही होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि विशेषण पदबंध संज्ञा के साथ आएंगे तो संज्ञा पदबंध, और अलग आएंगे तो विशेषण पदबंध होंगे। जैसे बेकार बैठने वाले लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। इसमें बेकार बैठने वाले लोग संज्ञा पदबंध है, जबकि बेकार बैठने वाले लोग जो संज्ञा शब्द अगर उसे हटा दिया गया तो फिर यह विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो यह रहा पदबंध। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उपवाक्य के बारे में जो पदबंध से ही मिलता जुलता है, और यह सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है। वीडियो की सूचना के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।